नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया आक्रांत है, भयाक्रांत है। 25 लाख लोगों के करीब कोरोना से संक्रमित हैं। 1.25 लाख लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो लगभग 750 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं और इंदौर में मौत का आंकड़ा लगभग 55 हो गया है। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं वे भी, और जो लोग कोरोना संक्रमित नहीं है लेकिन किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के कारण क्वारंटाइन हैं, एकांतवास में हैं, आइसोलेशन में हैं, वे भी, और जो लोग लंबे समय से घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन में हैं, कामकाज जिनके बंद हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिन्हें ये डर सता रहा है, जिन्हें ये भय दुख सता रहा है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा हमारे धंधे का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, पूरी दुनिया कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा, ये सब कब तक चलेगा, एक बीमारी कब ख़त्म होगी, वो लोग भी। और वो लोग जो वृद्ध हैं, जिनकी आयु अधिक है, जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कैंसर, टीबी, दमा, अस्थमा, इन तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें भी लग रहा है कि पता नहीं कब वायरस हमको चपेट में ले लेगा और हम परेशानी में घिर जाएंगे। वो लोग भी, और वो लोग जो कोरोना संक्रमित की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले या वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो कोरोना पीड़ित इलाकों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, वे तमाम लोग भी कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। इस वक्त कोरोना से एक शारीरिक जंग लड़ी जा रही है, दवाइयों के माध्यम से, इलाज के माध्यम से, डॉक्टर और चिकित्सकों की मदद से। लेकिन कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग, और अगर मैं पूरी विश्व की बात करूं तो अरबों लोग कोरोना से एक दिमागी जंग भी लड़ रहे हैं। एक मानसिक युद्ध भी कोरोना से हमको लड़ना पड़ रहा है, और वो युद्ध है कि हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना है, हमें चैतन्य रहना है, हमें सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, जागरूक रहना है। कुछ भी हो जाए हम कोरोना को हरा देंगे। तो ये मानसिक जंग जो लोग लड़ रहे हैं वो मजबूत हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मानसिक मजबूती कैसे आ सकती है, ये मानसिक दृढ़ता कैसे आ सकती है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के ख्यातनाम मनोचिकित्सक डॉक्टर अभय पालीवाल। साइकेट्रिस्ट हैं, मनोरोगियों का इलाज करते हैं, आत्मविश्वास बूस्टअप करते हैं, लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। डॉक्टर पालीवाल, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रतीक जी, धन्यवाद मुझे डिजाइना न्यूज़ में अवसर देने के लिए कि मैं जनता से अपनी बात कह पाऊँ, और इस समय कुछ हम अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी ला पाएँ आम जन की ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा रहेगा। अभय सर, मैंने कहा कि कुछ वर्ग हैं, मैं सबसे पहले सिलसिलेवार उन वर्गों के बारे में बात करूंगा। जो पहला वर्ग तो मेरा वो है जो मरीज़ है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव निकला है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज है, और मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। चिकित्सक उसको हौसला दे रहे हैं, नर्सें उसको हौसला दे रही हैं। ये भी अच्छी बात है कि इससे मरने वालों की संख्या लगभग 2% के आसपास है। 98% लोग ठीक हो जाते हैं, और मर भी वो लोग रहे हैं जो वृद्ध हैं या जिनको कोई दूसरी बीमारियां, जैसा कि मैंने जिक्र किया, डायबिटिक, हार्ट, अस्थमा वगैरह है, लेकिन सामान्यतः जिनकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा है वो इस बीमारी को हराकर ठीक से आ रहे हैं। और उनके लिए वो बीमारी कोरोना उसी तरीके से है जैसे कि फ्लू का वायरस होता है, लेकिन फिर भी डर है साहब, भय है। वो मरीज जो पॉजिटिव हैं उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, एक मनोचिकित्सक के रूप में आप क्या सलाह देंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अगर कोरोना दुर्भाग्य से किसी को अपनी चपेट में ले ले, एक वायरस है जो कि सांसों के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, और उसमें बड़ा अच्छा डेटा बताया आपने कि बहुत अधिक पेशेंट ठीक हो रहे हैं, पर जब तक वो मरीज़ ठीक नहीं होता, रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, पूरा प्रक्रिया में मोटे मोटे 14 से 21 दिन या 25 दिन तक भी लग रहे हैं। और ये उस व्यक्ति के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें अब समझें डेटा की बात, पूरे विश्व में जो लोगों की जिनकी मृत्यु होती है वो प्राइमरीली कोरोना से कम पेशेंट की हो रही है, बजाय सेकेंडरी चीज़ों से ज़्यादा हो रही है, जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हो गया, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण हो गया, स्वेलिंग हो गई लंग में, निमोनिया हो गया। तो इन सब से बचने के लिए अगर हम उस दौरान पॉजिटिव रहना तो ज़रूरी है ही, पर साथ में थोड़ी थोड़ी शारीरिक
गतिविधि भी करें, अपने बेड पे लेट कर ही पैरों को चलाएं, थोड़ा से एक्टिव रहें। अगर कुछ प्राणायाम कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपकी सांसों की गति ठीक चलती रहे। और पॉजिटिव रहने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मुस्कुराइए, इसको बहादुरी से मुकाबला कीजिए, क्योंकि एक भी अगर मरीज़ हमारा ठीक होता है तो वो समाज में बहुत अच्छा संदेश लेके जाता है कि वो उसको कोरोना को हरा के आया है। वो कोरोना योद्धा है। यस, और वो एग्जाम्पल है बाकी सब लोगों के लिए कि भाई ये ठीक हो सकता है, ऐसा क्या है, हम सब मिलके हराएंगे उसको। और जैसे जैसे सोसाइटी में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ये हमारे इसके लड़ने की संभावनाएं और जीतने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो मतलब मुस्कुराते रहिए और Yes. कोरोना से लड़ते रहिए। एक सूत्र, एक फार्मूला डॉक्टर पालीवाल दे रहे हैं कि मुस्कुराइए और कोरोना से लड़िए। डर कर, हार कर, रो कर कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। डॉक्टर साहब, आप तो खुद, आपकी बिरादरी के लोग, आपके दोस्त यार, आपके साथी प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में संघर्ष कर रहे हैं, और नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी सेवा करने वाला, सफाई करने वाला, बेडशीट बदलने वाला, तमाम बड़ा एक स्टाफ है जो कोरोना मरीजों के आसपास रहता है। बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी पॉजिटिव रहे, तभी पेशेंट पॉजिटिव रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि नर्सें पॉजिटिव रहें। तो उनको आप क्या एक फार्मूला देंगे? बिल्कुल, बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे सारे साथी डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं और बहुत कठिन परिस्थितियों में परिवार से दूर रहकर आइसोलेशन में रह रहे हैं, परंतु ये एक बहुत सेवा का मौका है। ये हर किसी को किसी भाग्य में नहीं होता कि उनको सेवा का मौका मिले, समाज का ध्यान रखने का मौका मिले। आज मौका आया है कि डॉक्टर्स को आगे बढ़ के अपना फ़र्ज़ अदा करना है, और हम कभी पीछे नहीं रहेंगे इससे। ये आवश्यक है कि अगर हम पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से उसको हराने के प्रयास करेंगे तो हम सब मिलके हरा पाएंगे। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं हमारे, बहुत डॉक्टर साथी हैं जो कि कई जगह ऐसे मैं वीडियोज़ भी देख रहा हूँ जहाँ वो नाच रहे हैं, पेशेंट्स को बूस्टअप करने के लिए गाना भी गा रहे हैं, और खेल रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के साथ ताश खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। कुछ बच्चों के वार्ड में भर्ती है तो उनके साथ जोकर बन रहे हैं, उनके साथ कार्टून बन रहे हैं, उनको पॉजिटिव रख रहे हैं। भीलवाड़ा के आईसीयू वार्ड में तो डॉक्टर्स गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। यस, तो ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जब पूरे वार्ड में फैलता है तो वो बहुत सही माहौल पैदा करता है और संभावनाएं बढ़ जाती हैं सभी के उससे निकलने की। सर, पर बहुत दुख होता है कि मैं बता दूं कि जो पीपीई किट होती है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट होती है, वो बहुत वजनी किट होती है, और उसको एक बार पहनने के बाद आप 8 से 10 घंटे और कई बार तो 12-12 घंटे तक डॉक्टर उतार नहीं पाते। इस 12 घंटे वो ना तो टॉयलेट्स जा पाते हैं, ना पानी पी पाते हैं, ना कुछ खाना खा पाते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी आपने मुंह खोल दिया, उसको निकाल दिया, तो वो फिर से बदलना पड़ेगी। तो इस पीपीई किट को पहनकर काम करना निश्चित रूप से ठीक वैसे ही है जैसे सियाचिन लेह में हमारा सैनिक करता है, या सीमा पर हमारा सैनिक करता है, या मंगल ग्रह के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री जाता है, उस तरह से काम हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत दुख होता है जब कुछ असामाजिक तत्व उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनको गालियां बकते हैं। कल दिल्ली में कुछ जमातियों ने एक नर्स के साथ बदतमीजी की, गालियां बकी। बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है। बहुत दुख की बात है, बहुत अशोभनीय घटनाएं हैं ये। कुछ विशेष वर्ग, कुछ विशेष हिस्सा इस बात को समझता नहीं कि ये जंग हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सबको मिलके साथ देना पड़ेगा। और वो जो हमारे साथी दिन रात एक करके आपके घर तक पहुंच रहे हैं, आपको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति रहा तो आप समझो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। 480। हाँ, 480, मतलब प्रतीक साहब ने बताया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस साइकिल को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए आपके सहयोग के बगैर हम कोई कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पूरी ताकत के साथ ये सब दिमाग से भ्रांति निकाल कर पूरे सरकार के साथ, डॉक्टर्स के साथ खड़े होइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। इसके बगैर हम, ये लंबी जंग है, इतना आसान नहीं है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। डॉक्टर साहब, तीसरा वर्ग जिसके बाद मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि वो वर्ग है जिसका कोई परिचित पॉजिटिव निकल गया, जिसके परिवार में कोई पॉजिटिव निकल गया, या वो ऐसी शव यात्रा में गया जो पॉजिटिव की शव यात्रा थी, या उसके मोहल्ले में कोई पॉजिटिव निकल गया, संपर्क में आने पे कोई पॉजिटिव निकल गया, तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन के लिए, या उसको उसके सैंपल ले लिया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट बहुत दिन तक नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। व्यवस्था में कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, होंगी भी सही, क्योंकि इतना सारी अचानक ये बीमारी आई हैं, तो सब कुछ वैसा नहीं होगा। जो दुनिया के सबसे बड़े और महान देश माने जाते थे, खासकर मेडिकल फैसिलिटीज़ में, जिसका दुनिया में इंडेक्स में नंबर 1 थी इटली या अमेरिका, वहाँ के हालत तो हमसे भी ज़्यादा बदतर हैं। तो ये व्यवस्था के दोष हैं, होंगे, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे लोग जो क्वारंटाइन हैं, तो वो कैसे अपने आप को, उनको तो पता भी नहीं कि वो पॉजिटिव निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अच्छा, वे बड़े डायलामा में है, क्या पता पॉजिटिव हूँ, क्या पता नेगेटिव हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा, पता नहीं, भगवान रक्षा करना, उसको क्या करना है? तरह तरह के नेगेटिव विचार आएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न प्रतीक जी आपने। उसके उत्तर शुरुआत होती है कि
वायरस का जो एक किसी कोई एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा डेटा है कि ये वायरस उतना डेडली नहीं है, उतना ख़राब नहीं है जितना कि बाकी वायरस कोई हो सकता था। ये एक व्यक्ति मोटे मोटे तौर पर 2.5 to 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो अब ये समझो अगर किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है, उसमें अगर 100 लोग भी गए तो उनमें से संभावना है कि 3 या 3.5 को ही वो इन्फेक्ट करेगा, बाकी सब के चांसेस कम हैं। दूसरी बात, अगर आप सोशल गैदरिंग में गए भी और आपने अगर 6 से 7 या 8 फीट की दूरी मेंटेन की और अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्शन किया है, मुंह पे मास्क लगाया है, तो वो जो एरोजोल के थ्रू जो आता है वायरस, उसके आपके नाक तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। इन्फेक्शन होने के लिए, बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वायरस जाए। तो इस तरह के अगर डेटा आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको थोड़ा तसल्ली मिलेगी कि इसकी संभावना ज़्यादा है कि मुझे वायरस नहीं हो सकता, पर इसकी संभावना भी है कि हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन के तौर पे आपको वहाँ रखा गया। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाइए, उस दौरान अपनी जो सारे पेंडिंग काम है वो कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने शेड्यूल को मेंटेन कीजिए जैसे आप बाहर करते थे। आधा पौना घंटा 1 घंटा कसरत कर सकते हैं। कसरत रूम के अंदर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, आप अपने कुछ हॉबीज़ हैं उसको तय कर सकते हैं। परिवार को वीडियो कॉल करिए, दोस्तों वीडियो कॉल करके बताइए कि आप ठीक हैं। यस, वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, खुश रहिए, हंसते रहिए और बी पॉजिटिव। 20 सेकंड के लिए हर 1 घंटे में स्माइल करिए, वो आपके शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन भरपूर भर देगा और आपकी जीने की और ठीक होने की संभावना को कई गुना बढ़ा देगा। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ क्वारंटाइन की बात, लेकिन कई बार क्या हम आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन पे भी चले आते हैं। अपने ही घर में अपने को एक कमरे में बंद कर लेना, बाहर से बर्तन में खाना घर वालों ने दे दिया है, आपने उस खाने को खाया, उसको धोया और बाहर सरका दिया, और फिर आप घर में अकेले हैं कमरे के अंदर, कोई कमरे में आ नहीं रहा, कोई आप जा नहीं रहा, आप हैं, आपका कमरा है और आपका बाथरूम है। अब वो 14 दिन तक उसको सेल्फ आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को भी अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें? बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। आप परिवार के अंदर रहते हुए स्वयं के लिए और परिवार की बेहतरी के लिए, परिवार के अच्छे भविष्य के लिए अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो एक सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप, इसके लिए खुद को धन्यवाद दें और खुद को कहें कि एक आप समाज के अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं। आप अपने अगर किसी कारण से इन्फेक्टेड हैं या उसकी संभावना है तो उससे रोकने के लिए आप दूसरे लोगों को बचाने के लिए कार्य करते हो। ये एक बहुत बड़ा पवित्र कार्य है। इसको समझिए कि ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं कि आप अपने आप को बचा रहे हैं बाकी लोगों से अपने आप को। दूसरी चीज़, उस दौरान आप अपने रूटीन के कार्य करिए, अपनी हॉबीज़ ढूंढिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देख के सीखिए नई चीज़ें। ये अपॉर्चुनिटी है, मेडिटेट करिए। ऐसा मौका आपको लाइफ में कोई मिलेगा नहीं जब आप इतने अकेले रहेंगे या खुद के लिए टाइम मिलेगा। और विवेकानंद जी ने तो इसके बारे में बहुत बहुत महान लिटरेचर लिखा है। अगर आप उनको पसंद करते हैं, उनको पढ़िए, आपको बहुत सारी तरीके मिलेंगे जिस दौरान आप वो ऐसी चीज़ें सीख के निकलेंगे जो कि आप शायद कभी जीवन में इतना टाइम नहीं मिलता। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ पनिशमेंट। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे ऐसी तस्वीरें आपने भी देखी हुई, हम सब ने देखी हैं कि एक टीआई साहब पूरी ड्यूटी करके आए, खाना खा रहे हैं, वो घर के बाहर बैठ के बाल्टी के ऊपर थाली रख के, बहुत दूर से उनकी बच्ची देख रही है, पत्नी खड़ी हुई है और बच्ची स्माइल कर रही है। वो चाहते हैं बच्ची को गले लगाना, लेकिन डर से लगा नहीं रहे। एक वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में, संभवतः वो कर्नाटक का वीडियो था कि छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल का, 2.5 साल का, वो पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर अपनी माँ से मिलने आया है। माँ बहुत दूर, नर्स है माँ वहाँ रो रही है, बच्चा मोटरसाइकिल पे पिताजी के बैठा हुआ रो रहा है, और जिसने भी वो वीडियो देखा उसको रोना आ गया। बहुत सारे डॉक्टर्स ही मुझे बता रहे हैं, मेरे दोस्त, कि हम घर से आते हैं, बाहर ही हमारे कपड़े खोल देते हैं, बाहर ही हम नहा लेते हैं और अपने चुपचाप अपने अकेले कमरे में चले जाते हैं। वहाँ से बाहर से खाना आ जाता है, हम खाना खा के चले जाते हैं, अपनी फैमिली से नहीं मिल रहे। बहुत सारी नर्सों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बच्चे दादी के पास भेज दिए, नानी के पास भेज दिए। एक नर्स का बच्चा तो 8 महीने का है, वो दूध पीता था अपनी माँ का, उस बच्चे को उसकी बुआ संभाल रही है। वो अपनी जाता है तो बच्चा रोता है दूध पीने के लिए, वो नर्स अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती सिर्फ इसलिए कि कहीं उसको मैं ड्यूटी करके आई हूँ। ये सर, ये योद्धा हैं, ये जीते जागते भगवान हैं, ये हमारे रियल हीरो हैं। इनको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपने बताया प्रतीक जी, यही जो विचार है, यही जो भावना है, इसी कारण वो लोग योद्धा लड़ पा रहे हैं। वो अपने पूरे तन मन धन से इस देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें उनके साथ देना है और उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना है, उनको इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना है कि वो इस कठिन परिस्थिति में अपने परिवार की परवाह किए बगैर वो लोग अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखे, वो नर्स अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखे जिसकी छाती में दूध आ रहा है, उसका बच्चा दूध के लिए बिलख रहा है, 8 महीने का बच्चा है, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पा रही। सर, अब इसका उत्तर हमारे प्रश्न में ही छुपा है
कि ये इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। मानव सेवा, मानव जाति पर जो इतना बड़ा संकट आया, उसको लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो लगे हुए हैं। यही एक बहुत बड़ा उनकी को पॉजिटिव रखने का कारण हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए कोरोना से लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य है सर। जो लाखों लोग, करोड़ों लोग, और अगर विश्व की बात करूं तो अरबों लोग इस वक्त घर में लॉकडाउन है, उनके पास कुछ भी नहीं है काम करने को। बहुत सारे अलग अलग वर्ग के क्लासिफिकेशन हो सकता है, बहुत अमीर, बहुत गरीब, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय। लेकिन घर में बैठे बैठे भी आदमी बोर हो गया। कितना म्यूजिक सुनेगा, कितना टीवी देखेगा, कितना धार्मिक किताब पढ़ेगा, कितने भजन करेगा, कितना बीवी के साथ बात करेगा, कितना परिवार में काम करेगा। झगड़े होने लगे आजकल तो पति पत्नी में बैठे बैठे एक साथ दिन भर रहते। ये सारे लोग अपने आप को क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है सर, अरबों में है अगर विश्व की बात करूं। और मानसिक बीमारी तो भारत में जैसी होती है वैसी अमेरिका में भी होती है, वो सेम चीज है। डिप्रेशन सबको आता है और इस वक्त लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगे हैं। आप उनके लिए कोई ऐसा मूल मंत्र बताइए कि इस डिप्रेशन से बच सके। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि अधिकतर लोग घर में हैं, बैठे हैं, वो ना तो कोरोना से ग्रसित हैं, पर क्योंकि कोरोना ना हो जाए इसलिए उनको आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है, लॉकडाउन की परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सत्य है और ये वायरस के हिसाब से हमें जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कई बार हम उससे लड़ते रहते हैं तो विचार हमारे पे हावी हो जाते हैं। तो अगर जब ये एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेकंड चीज़, तो कुछ थोड़ा सा अपना डेली शेड्यूल भी बनाएं, रूटीन, सुबह टाइम पे उठ के कुछ थोड़ा शारीरिक व्यायाम, जो भी आपके घर में आप रिसोर्सेज से कर सकते हैं वो करें, ताकि आप थोड़े मोटिवेटेड रहेंगे। कुछ प्राणायाम की विधियाँ भी होती हैं जो कि मानसिक लेवल पे आपको शांत रखती हैं, वो भी आप प्रयास कर सकते हैं। बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से वो आपके मन को स्थिर करती है। और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें कि ये लड़ाई लंबी है और जब तक हम सरकार कहेगी तब तक हमें उसको तैयार रहना है। हो सकता है हम खुद इसकी चपेट में आ जाएं। यस, ये भी ये मानसिक रूप से तैयार रहना है। यस, ये इसके लिए तैयार रहना है और इसके लिए परेशान नहीं होना। आ जाएगा तो हम फाइट करके लड़के निकलेंगे। देयर इज़ नॉट ए बिग इशू एट ऑल। पर मुद्दा ये है कि हमको उस सब परिस्थितियों के तैयार रहकर उस नेगेटिव अगर वाइब्रेशन आते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते हुए पूरे मनोयोग के साथ लड़ना है। समाज के साथ, परिवार के साथ रहना है। परिवार के साथ अधिक से अधिक अपनी बातें शेयर करनी है। वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने परिवार के लोगों से शेयर कर सकते हैं अपनी बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं, बॉम्बे में, पुणे में या हैदराबाद, बेंगलोर की बात छोड़िए, विदेशों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे परिवार के बच्चे न्यूयॉर्क में फंसे हुए हैं, इटली में फंसे हुए। जब भीषणता है, अकेले हैं। हम तो ठीक है, हम अपने एक फैमिली के साथ रह रहे हैं, 5, 7, 8 लोग घर में हैं, लेकिन बच्चा वो 22, 23, 24 साल का बच्चा है, वो न्यूयॉर्क में अकेला रहता है। वो सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता है, फ़ोन से अपनी माँ से वीडियो कॉल कर ले, अपने पापा से बात कर ले। ऐसे बच्चे वहाँ डिप्रेशन में हैं और यहाँ उनके माता पिता की नींद उड़ी हुई है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, माता पिता घबराए हुए हैं, खाना खाते नहीं बनता, नींद नहीं आती है, एंजाइटी में है। दोनों पक्षों के लिए आप क्या सलाह देंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर व्यक्ति अकेलापन है तो अकेलापन आपके लिए एक बहुत कम लोगों के लिए एक आशीर्वाद होता है, पर मेजॉरिटी लोगों के लिए एक सजा भी है। क्योंकि वो उस समय नेगेटिव विचार, किससे बात करें, किससे शेयर करें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शारीरिक नेगेटिव वाइब्रेशन, ये सब परेशान करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीज़ों को पहचान कर उसको डील करने की विधि पे वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना। बहुत सारी सिंपल विधियां हैं, आप बात तो कर रहे हैं, परेशान भी हैं, पर सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा हमको कि ये परिस्थिति है और जब तक है हम उसका सामना करेंगे। मन से अपने आप को तैयार रखें इसके लिए कि अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना भी हमको लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। क्योंकि जो वायरस है उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। हमारे मन में कई बार विचार आएंगे कि नहीं ये जल्दी ठीक हो जाए या बहुत जल्दी हम इससे निकल पाएँ, तो वैसा भी विचार त्यागें। दूसरा, इसी के साथ एक्सेप्ट करते हुए नेगेटिव विचारों को हैंडल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो शायद इस समय के कमी के कारण नहीं बता पाऊंगा मैं, पर बहुत सिंपल तरीका ये है कि उसको स्वीकारें नहीं, नेगेटिव विचार भी आए तो, कि ये बुरा ही होगा। उसको रैशनलाइज भी करें कि नहीं, इसकी संभावना है कि बुरा होगा। माता पिता क्या करें जो यहाँ अकेले रह रहे हैं, वो बच्चों को कैसे हौसला दें? नहीं, वो उनसे बात करें कि हम तेरे साथ हैं और ये हम इस दौर में हैं, वैज्ञानिक दौर में, कि जहां हम आपसे कनेक्टेड हैं, बात कर सकते हैं। आप कभी भी मेरे पास वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए आपके साथ हैं और दूरी उतनी मायने नहीं रख रही है और ये एक मजबूरी है। मानसिक दृढ़ता दे बच्चों को, मानसिक हिम्मत दे। बिल्कुल हिम्मत दें, उनसे बात करें, उनको ढाढ़स बनाएं और उसको उत्साहित करें उनको। डॉक्टर साहब, एक समस्या ये, हर आदमी को आज ये खतरा लग रहा है कि अब दुनिया पहले जैसी तो नहीं रहेगी जैसे कोरोना के पहले की थी।
बहुत पैसे वाला है, उसको भी लग रहा है कि मेरे शेयर गिर गए हैं, मुझे अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए घाटा हो गया। अंबानी साहब भी कहीं ना कहीं चिंतित होंगे, टाटा साहब भी होंगे, बिरला साहब भी होंगे, जेफ सब तमाम लोग जो हैं वो वहाँ हैं। और मध्यम वर्गीय भी है कि पता नहीं मेरी नौकरी सलामत रहेगी कि नहीं रहेगी, कल मैं जब जाऊं तो मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, और जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो मेरी नौकरी क्या, या फैक्ट्री चलेगी तो उस गति से नहीं चलेगी, उस पावर से नहीं चलेगी, छटनी होगी, नौकरी पे तलवार लटक रही है, पता नहीं मेरा सेठ कह दे कि नहीं आऊँगा, पता नहीं पूरी तनख्वाह दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अभी तो मैं बहुत बड़े पैकेज पर हूँ, 2 लाख रुपए महीने का पैकेज है, सेठ मुझे कह देगा कि नहीं हम तो 1 लाख रुपये दे पाएंगे। मैंने तो EMI बना ली है, घर बना लिया है, मोटरसाइकिल खरीद ली, कार खरीद ली, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हाउस लोन, एजुकेशन लोन। डर है, घबराहट है, संदेह है, क्या होगा। ये जो चीज़ें हैं ना, इससे बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, कैसे फाइट करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और इसके बारे में अलग अलग महापुरुषों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली। मैं विवेकानंद जी की बात बोलूँगा इसके बारे में। विवेकानंद जी का कहना था, इफ़ यू थिंक मोर अबाउट पास्ट इट विल ब्रिंग टीयर्स, इफ़ यू थिंक मोर अबाउट फ्यूचर इट विल ब्रिंग फियर, बी इन प्रेजेंट, बी चीयरफुल, इट विल ब्रिंग चीयर्स। भविष्य कैसा होगा ये हम संभावनाओं के हिसाब से ही सोच सकते हैं। हो सकता है आप जैसा सोचे उससे और ख़राब हो सकता है, उससे और बहुत अच्छा हो। उसके बारे में आज बैठकर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही जान पाओगे कि कैसा होगा। तो आज जो है आपका वो ठीक करने की कोशिश करें, उस समय जितना बेस्ट अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज है उसके साथ एंजॉय करें, और अपने आप को तैयार करें कि जो भी परिस्थिति होगी उसका ईश्वर की दया से हम सामना करेंगे, बजाय इसके कि उसके बारे में चिंता करके अभी से परेशान हो। सर, मैंने आज ही कुछ आंकड़े पढ़े हैं कि महिलाओं पर कोरोना के बाद डिप्रेशन का हमला कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, और पुरुषों की तुलना में 20% महिलाएं ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई हैं। भारतीय संदर्भ में अगर मैं सोचूं तो मुझे ये लगता है कि शायद बच्चों की चिंता, शायद परिवार की चिंता, पति की चिंता, और अब हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी नौकरी, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, राशन खत्म होने वाला है, घर में पैसे नहीं है, ये तो नौकरी पे जा नहीं रहे, 1.5 महीना हो गया है, रोज कमाते खाते थे। तो महिलाओं पर इसका ज़्यादा असर आ रहा है। क्या कोई उपाय हो सकता है? इसका सामना करना ही एक उपाय है, और साथ में पूरा परिवार साथ रहे, उनको हिम्मत बंधाए कि जैसी भी परिस्थिति होगी सब मिलकर सामना करेंगे हम। इतना मुश्किल वक्त नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मुश्किल वक्त ज़रूर है, पर उसका हल भी होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही होगा। सभी पूरी मानव प्रजाति इससे प्रभावित है, तो हम सब मिलकर उसका हल भी निकालेंगे, और जितना खराब हम सोच रहे हैं शायद उतना खराब ना हो। सर, एक है, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन परिवारों में, जैसे कि मेरे घर में एक बुजुर्ग माँ है, तो उन परिवारों में जहाँ बुजुर्ग लोग हैं, अब जाहिर है 70, 75, 78 साल की उम्र है, तो डायबिटिक भी होंगे, ब्लड प्रेशर भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। अब ऐसे समय में मन घबराता है कि यार खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे इस समय कोई बीमारी हो गई तो कहाँ ले जाएंगे, कौन से अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेडिकल, कोरोना से ना सही डायबिटीज से ही ना चली जाए, कोरोना से ना सही दूसरी बीमारी से ना चली जाए, अस्पताल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रात में घबरा कर नींद कई बार खुल जाती है। तो ये इस वक्त क्या करें, कैसे करें? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने प्रतीक जी। ये एक बहुत कॉमन बात भी है, और ये कई हर जगह घर में बुजुर्ग होते ही हो एक भी दो। रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बुजुर्गों को हम थोड़ा सा आइसोलेशन में रखें, और जैसे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, वो कम से कम 6 से 8 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो घर पे भी हम उनके साथ मेंटेन करें, उनकी सेफ्टी के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर ब्रांच ने बहुत सारे नंबर सर्कुलेट किए हैं जो डॉक्टर्स अवेलेबल है ऑन कॉल। आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, और उनकी मदद से जो व्यवस्थित हॉस्पिटल है वहाँ भी जा सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स कोरोना से फाइट कर रहे हैं, तो कुछ डॉक्टरों की डेथ भी हुई है। लगभग इंदौर की, अगर मैं अकेले इंदौर की बात करूं तो 3 डॉक्टर्स मारे गए हैं, और दुर्भाग्यजनक ये है कि देश भर में कुछ डॉक्टर्स मारे गए हैं, और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक ये है कि डॉक्टर को दफनाने भी नहीं दिया गया। जब वो दफनाने लोग उसको पहुँचे चेन्नई में तो पथराव हुआ। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी खुद इस वक्त सहमे हुए और डरे हुए हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, पर हमें ज़रूरत है कि पूरा समाज, पूरा भारत, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष छोटा सा हिस्सा है वो इस तरह की बेकार हरकतें कर रहा है, पर पूरा भारत, पूरे भारत के लोग, प्रशासन, सब डॉक्टर्स के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि और आज तो बड़ा सख्त कानून भी मोदी जी लेकर आए हैं कि अगर कोई डॉक्टर पर हमला करेगा तो उसको 6 महीने 7 साल तक की सजा होगी, इतने लाख रुपए का जुर्माना होगा, और बहुत सारी नया कानून आया है। जिससे निश्चित रूप से डॉक्टरों के सम्मान में ये कानून है, इससे हिम्मत मिलेगी डॉक्टरों की, उनकी सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन डॉक्टर पालीवाल, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना से बर्बाद हो गए हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन की, लाखों एकड़ ज़मीन की फसल नष्ट हो गई है, सब्जी की, फूलों की, फलों की। उसका कोई ख़रीदार नहीं है, उसको अपने ही हाथ से ट्रैक्टर चला चला के उसको उजाड़ना पड़ा है। जैसे बहुत सारा कच्चा माल किसी के घर दुकान में रखा हुआ था, फलों की दुकान थी, सब्जी की दुकान थी, वो नष्ट हो गया क्योंकि दुकान महीनों से नहीं खुली हुई है। कि बहुत सारे करियाने का सामान जो ख़राब होने वाला था, सामान ख़राब हो गया है कि उसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कच्चे धन बिजनेस होता है जो 2-4-5 दिन में ख़त्म करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले मजदूर हैं, मकान बंद हैं, मकान का निर्माण बंद है, सड़कें बंद हैं, पानी पूरी का, पताशे का ठेला लगाने वाला, समोसे कचौरी लगाने वाले, गुमटी लगाने वाले, तमाम लोग इस समय परेशान हैं। ये सब लोग डिप्रेशन में हैं। और अब आने वाला जब दिन खुलेगा तो कौन सड़क पर पानी पताशे खाएगा सर? इस वक्त तो लोग इतने डरे हुए हैं। आप कल्पना करते हैं कि समोसे दोने लेके और हम वो बढ़िया चाट वाट डलवा के और जिस आराम से ज़िंदगी में 2-4 समोसे सूत लिया करते थे बैठे बैठे ही, क्या अब हम इस तरह से खा पाएंगे? हमें आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्कर्स हैं जो बहुत जिसका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, पर ये अपना दिनचर्या, जीवन रोजी रोटी कमा रहे थे बहुत छोटे छोटे कार्यों से, पर उनके लिए तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी ज़रूर सरकारें कुछ प्लान बनाएंगी और हम सब मिलकर प्लान भी बनाएंगे। अभी मुझे नहीं पता इसका हल क्या नहीं, होगा। पर हम क्या सोचें, कैसे रहें हम कि इसके लिए ये मैं उस वर्ग की तरफ से आप सवाल कर रहा हूँ पर कि पानी पताशे वाला सोचता होगा यार अब कौन मुझसे पानी पताशे खाएगा? मैं तो बकायदा उसको यूं घोल के और हाथ से देता था, अब कौन खाएगा? मेरे ख्याल से उसका रास्ता भी निकलेगा, क्योंकि वायरस आने के पहले और बाद की दुनिया में परिवर्तन आया। हमें वायरस के फैलने के तरीकों के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ेगा। हो सकता है इसके अंदर और ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से ग्लव्स पहनकर या अपने आप को प्रोटेक्ट करके, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, बड़ी डंडी के साथ यूज़ करके, मतलब मैं थोड़े रास्ता सोच रहा हूँ, पर ये इनोवेटिव रास्ते सोचने पड़ेंगे जिसके अंदर डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाए। जब समस्या आती है, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो उसका हल भी आता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना है जिसकी चाबी ना हो। अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। डॉक्टर पालीवाल यही कह रहे हैं कि सकारात्मक रहिए, हर घंटे बाद 20 सेकंड के लिए मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए और ये मान लीजिए कि आप भी कभी ना कभी इसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए भी पॉजिटिव रहिए, हिम्मत रखिए। जो कुछ आपके सामने है उस सत्य को स्वीकार कीजिए, और जब आप सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो आप में खुद ब खुद देवी प्रतिभा से, देवी शक्ति से आप में उस सत्य का सामना करने का साहस पैदा होगा, संकल्प पैदा होगा, सक्षमता पैदा होगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।